नमस्ते। जय भारत। आज विषय तो पाकिस्तान का सिक्स्थ कल्प्रिट का नाम है। 5 कसूरवार का जिक्र किया था। आज जो पाकिस्तान का सिक्स्थ कल्प्रिट है, जो आज का पाकिस्तान का स्थिति जो अति दयनीय स्थिति है, उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी किन किन को दे, वो मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स का ही बात मैं कर रहा हूँ। इसमें कुछ इंग्लिश इंटेलेक्चुअल्स भी है, उनका तो बस वो अपना ही काम कर रहा था। तो द सिक्स्थ बुद्धिजीवी जो इंटेलेक्चुअल है, जो पाकिस्तान का निर्माण में बहुत काम आया, और भारत का जो मुसलमान है, जिन्हें हम सच्चे मुसलमान मानते हैं, जो भारत का जो मुसलमान है उस समय का, उनका दिमाग में जहर फर्क के उन्हें हिंदू का विरोधी, भारत का विरोधी, देश का विरोधी करके एक टू नेशन के ओर ले गया, और तो बन भी गया पाकिस्तान जैसे आप लोग समझते हैं शुद्ध जगह, परिशुद्ध जगह। तो ये 6 जो सेपरेटिस्ट है, जिनका नाम है मोहम्मद अली। मोहम्मद अली का 2 खूबी है। एक तो है कि 19वीं सेंचुरी का पहला बुद्धिजीवी है। आज तक जिन का बात किया वो तो उससे पहले का था। तो जो अलगाववाद 19वीं सेंचुरी में प्रवेश कर लिया मोहम्मद अली द्वारा। और मोहम्मद अली का एक और खूबी है, जो पहला इंग्लिश मुस्लिम जर्नल या पहला मुस्लिम इंग्लिश जर्नल इनका है, और जर्नल का नाम है कॉमरेड। तो इससे एक चीज़ तो स्पष्ट है, मोहम्मद अली या किस हद तक ये मैं नहीं कह सकता, पर थे तो कम्युनिस्ट का मतलब सीधी मार्क्सिस्ट। तो एक तरह वो मार्क्सिस्ट है। उनका जर्नल का नाम ही कॉमरेड थे, जिसमें 1911 का जो आर्टिकल लिखा, तो कोई समय नहीं है हमारे पास उसका बारे में कुछ बोलने के लिए। तो काफ़ी आर्टिकल्स लिखे उन्होंने, और काफ़ी लोगों को साथ भी जोड़ा, और आइडिया इतना फैलाया कि सेपरेटिज्म। अब देखिए, ये इस्लाम और कम्युनिज्म में प्राइमा फेसी ऊपर से जब देखे, तो आप समझे कि एक तो रिलीजन है, और मार्क्सिस्ट लोग तो रिलीजन का विरोध में हैं। होना तो चाहिए, असल में इतना भी नहीं, क्योंकि मार्क्स ने रिलीजन का विरोध करते थे, और वो स्पष्टता से जो लिखा, रिलीजन इज़ द ओपियम ऑफ पीपल, वो लिखा भी कहाँ, हेगल जो जर्मन फिलोसोफर है, उन्होंने एक किताब लिखा फिलॉसफी ऑफ राइट का फिलॉसफी। और वो किताब फिलॉसफी ऑफ राइट को क्रिटिसाइज करने के लिए मार्क्स ने एक छोटा सा किताब लिखा, एक आर्टिकल से थोड़ा बड़ा, उतना ही। तो उस राइटअप में किताब करके लिखा उन्होंने, उसका नाम मार्क्स लिखा क्रिटिक ऑफ हेगल्स फिलॉसफी ऑफ राइट। और उस किताब में मार्क्स जर्मनी का स्थिति को एनालाइज कर रहा है, बड़ी क्लियर है, उसमें कोई संदेह नहीं है। फॉर जर्मनी बोल करके लिखा, रिलीजन हैज बिकम द सोल ऑफ सोललेस कंडीशन, और साई ऑफ ऑप्रेस्ड क्रीचर, कई इसे बोल करके लास्ट में लिखा इट इज़ द ओपियम ऑफ द पीपल। चलो, जो भी है, इतना तो साफ है, इतना तो क्लियर है कि मार्क्स रिलीजन का विरोध में है, विरोध करता भी है। पहले खुद यहूदी थे, फिर हिटलर से बचने के लिए क्रिश्चियन बन गया, फिर नास्तिक बन गया। नास्तिक बनना तो क्रिश्चियनिटी इस्लाम में सीधी सी बात है। यदि क्राइस्ट को नहीं मानेगा तो नास्तिक, नासत, हु डजंट बिलीव इन गॉड, और अल्लाह को नहीं मानेगा तो नास्तिक, एथिस्ट। पर
यही कैटेगरी से या क्लासिफिकेशन से हिंदू पर ना जाइए। हिंदू हिंदू है, वेदर वो भगवान कोई माने या ना माने वो अलग बात है, वो दूसरी चर्चा है। तो देखिए, तो एक डाउट आएगा आप लोगों का मन में, सबका मन में, कि ये कम्युनिज्म और मार्क्सिज्म और इस्लाम के साथ क्या ताल्लुकात है। प्राइमा फेसी ऊपर से जब देखेगा तो कोई ताल्लुकात हो नहीं सकता, पर होता है, हुआ भी है। ये मोहम्मद अली थे तो मार्क्सिस्ट, पर अलगावादी भी थे। आप जरा थोड़ा सूक्ष्मता से देखें तो आपको मालूम पड़ेगा कि मार्क्सिस्ट को अलगाववादी बनना बाएं हाथ की खेल है, क्योंकि वो मार्क्स का जो थियरी है ना, वो पूरा थियरी सेपरेशन, डिस्टिंक्शन, कॉन्ट्रडिक्शन, कॉन्फ्लिक्ट इत्यादि चीज़ों के ऊपर आधारित है। मार्क्स का थियरी देखिए, मार्क्स का फिलॉसफी को डायलेक्टिकल मेटीरियलिज्म कहा जाता है। तो डायलेक्टिकल मेटीरियलिज्म है क्या? हेगलियन डायलेक्टिक्स छोड़िए, हेगलियन डायलेक्टिक्स हेगल का मेथड है, दी एब्सोल्यूट को जानने का एक मेथड है ऑफ अंडरस्टैंडिंग एब्सोल्यूट। तो मार्क्स ने उस डायलेक्टिक्स को निकाला और फेयरबैक का मटीरियलिज्म को उसके साथ मिलाया। फिर उन्होंने अपना फिलॉसफी, जो लोग मानते हैं वो मार्क्स का फिलॉसफी है, डायलेक्टिकल मटीरियलिज्म बनाया। और डायलेक्टिकल मटीरियलिज्म में होता क्या है, सोसाइटी क्लासेस में बटे है। प्राइमरीली दो क्लास कहा जाता है, एक वर्किंग क्लास और एक ओनिंग क्लास। जो वर्किंग क्लास को मार्क्स ने नाम दिया प्रोलेटेरियट्स, और जो ओनिंग क्लास है, जो संपन्न क्लास है, जो रिच क्लास है, उनको नाम दिया है बुर्जुआसी। और दो क्लास तो है, वर्कर तो काम करता है। वो हिस्ट्री को भी अलग इपॉक्स में डिवाइड किया। पहले एक प्रिमिटिव कम्युनिज्म बोला, उसके बाद फ्यूडलिज्म आया, उसके बाद कैपिटलिज्म आया, उसके बाद क्या बोलते हैं रेवोल्यूशन आएगा, उसके बाद सोशलिज्म आएगा, उसके बाद कम्युनिज्म आएगा। यही मार्क्स का सिद्धांत है। तो बात यह है कि दो क्लास में बटे हैं, और दो क्लास का एक हाव्स और हाव नोट्स, जिनके पास सब कुछ है, और वो जो रिच क्लास जो बुर्जुआसी है, बुर्जुआ क्लास प्रोलेटेरियन क्लास से काम करवाता है और उनको सिर्फ जीने के लिए पैसा देता है, उनसे काम निकाल के वो संपन्न हो जाता है। उसी में मार्क्स का काफ़ी थियरी आ जाता है, एलियनेशन आ जाता है, सरप्लस वैल्यू आ जाता है, कई चीज़ें आ जाता है। और मोड्स ऑफ प्रोडक्शन बोलता है, रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन बोलता है, उनका कैलकुलेशन बहुत आता है उसमें। तो वो मार्क्सिज्म अलगाववाद तो है ही, क्योंकि वो कोई भी समाज के अंदर अपने आप को नहीं मानता। मार्क्सिस्ट लोगों का कोई राष्ट्र से कुछ लेना देना नहीं, ये तो बड़ी मुश्किल पोजीशन है। उनको कोई राष्ट्र से कुछ लेना देना नहीं, वो पूरा इंटरनेशनल बारे में सोचता है। आज भी देखिए ना, कोई भी मार्क्सिस्ट से जब बात करेगा तो कुछ बात करेगा तो एग्जाम्पल ले लेंगे पोलैंड का, पहले वाला पोलैंड, या क्यूबा का, वो कोई विदेश का, या चीन का। चीन में कोई कम्युनिज्म है ही नहीं। असल में दुनिया में कई कम्युनिज्म नहीं है, जो थियरी है कहीं नहीं है। एक व्यक्ति था जो कम्युनिज्म को प्रैक्टिस करने के लिए बहुत प्रयत्न किया, वो तो लेनिन। उनका समय ख़त्म हो गया, और सोवियत संघ, अभी सोवियत संघ नहीं रहा, तो कम्युनिज्म वहाँ में ही ख़त्म हो गया। और जहाँ जहाँ कम्युनिज्म अभी भी है थोड़ा बहुत, उनका स्थिति देखिए वेनेजुएला का, इतना रिच कंट्री है, ऑयल रिच है, पर भूखमरी है। तो ये कम्युनिज्म तो फंडामेंटली अलगाववाद है, सेपरेटिज्म है। वो कोई एक राष्ट्र या तत्व, वो कोई चीज़ में बिलोंग नहीं करते। वो कहता है कि आप लोग कन्फर्मिस्ट है। अरे भाई, हम कन्फर्मिस्ट है तो आप क्या है? तो ये कम्युनिज्म का अलगाववाद इस्लाम का अलगाववाद से खूब मिलते हैं। तो इस्लाम का अलगाववाद से कम्युनिज्म का अलगाववाद खूब मिलते हैं। तो वही एकमात्र बिंदु है जहाँ दोनों एक साथ मिल सकते हैं। आप
मोहम्मद अली में यही दिखता है, जो अलगाववाद के लिए उनको उनका शक्तिकरण कम्युनिज्म से हुआ, तो फिर जाके वो भारत का, मुसलमान का दिलो दिमाग में ये भारत के प्रति विरोध ये किया, और भारत के प्रति नफरत का उत्पन्न किया, पैदा किया, और हिंदू का प्रति तो खास करके नफरत ये पैदा किया। असल में वो कम्युनिस्ट है, मार्क्सिस्ट है, उन्हें कोई रिलीजन से कुछ लेना देना नहीं होना चाहिए, पर है। ठीक यही स्थिति आज भारत का एक प्रांत है दक्षिण में, वहाँ देखने को मिलता है। एक ही जगह है, वहाँ कम्युनिस्ट तो कोएलिशन रोल कर रहा है, डेमोक्रेसी है इसलिए, और जो वहाँ के जो कम्युनिस्ट लोग हैं ना, वो लेफ्ट लिबरल इस्लामिस्ट का सपोर्ट लेकर राज कर रहा है। असल में उनका समझ में ये नहीं आता कि जो टेररिस्ट माइंडेड ऑर्गेनाइजेशन उनका फंड भी देता है, सपोर्ट भी करता है, वो अंदर से उनका पार्टी को खा ही जा रहा, तो मार्क्सिज्म ख़त्म हो जाएगा, वहाँ इस्लाम तो आ ही नहीं सकता, तो वो दुविधा रहेगा। तो ये अलगाववाद, मोहम्मद अली का जो अलगाववाद उनका कॉमरेड जर्नल से बहुत पावरफुल रहा, ये बहुत इन्फ्लुएंस किया लोगों को, और उन्होंने विरोध करने लगा कि भारत ऐसे कोई नेशन है ही नहीं। उनका सामने क्या आता है, जो अलगाववादी थ्योरी लेके जाता है, जो अलगाववादी सेपरेटिस्ट परसेप्शन लेके जाता है, उन्हें भारत अलग अलग दिखेंगे नेचुरली। वो नहीं देख सकता कि भारत का यूनिटी का बेस क्या है, वो नहीं देख सकता। वो देखता है कि भाई अलग अलग बोली बोलता है, अलग अलग खाना खाता है, वगैरह वगैरह वगैरह, सोच सकते, ये सब अलग है, एक नेशन हो ही नहीं सकता। वो ये समझते थे कि मोहम्मद अली की भारत एक है ही नहीं, होगा भी नहीं, पर उनको कभी किसी ने नहीं बताया, या उनका समझ में कभी ये नहीं आया कि भारत का यूनिटी और भारत का जो एकता है और भारत का जो अखंडता है, उसका वजह ना भाषा है, ना रिलीजन है, ना अपना धर्म है, ना तौर तरीके है, ना ज्योग्राफी है, पर भारत का एकता का एकमात्र वजह है वो भारतीय संस्कृति। वो संस्कृति तक वो जा ही नहीं सकते, क्योंकि इनका अपना संस्कृति वो खो चुके हैं। भारत का संस्कृति हिंदू संस्कृति बोल के उसे भाग गया, वो अलग कर दिया, तो खुद का संस्कृति खत्म हो गया उनका। देखो, संस्कृति एक नींव रहता है जिसके ऊपर आपका फेथ आता है, बोली आता है, वो जो भी है आपका तौर तरीके आता है, हर चीज़। बट संस्कृति ही एक नींव है, उसके ऊपर कई चीज़ आता है। आपका रिलीजन उसके ऊपर आता है, तो विश्वास उसके ऊपर आता है, तौर तरीके उसके ऊपर आता है, और जो रिचुअल्स वगैरह जो भी आप करते हैं, मंदिर मस्जिद जहाँ भी हो, तो उसके ऊपर की बात है। पर वो नींव जो है, जिसे अंग्रेजी में सबस्ट्रक्चर कहता है, वो तो संस्कृति है, और वो संस्कृति ही एकमात्र फिनोमिनन है जो भारत को सशक्त एक बनाता है, दृढ़ बनाता है। और भारत का एकता का दृढ़ता भारत का संस्कृति के पर आधारित है, और संस्कृति भी एक नॉलेज ट्रेडिशन पर आधारित है। और वेद उपनिषद कोई रिलीजियस टेक्स्ट नहीं है, मैं कई बार बता चुका हूँ। वेद और उपनिषद नॉलेज टेक्स्ट है, तो इस नॉलेज पर आधारित है जो संस्कृति। तो भारतीय संस्कृति एक नॉलेज ट्रेडिशन पर आधारित है, और एक नॉलेज ट्रेडिशन का बहिर्स्फुरण है, आउटवर्ड एक्सप्रेशन है। और वो संस्कृति जो हम सब में एक है, जिससे हम एक जुड़ा रहता है। तो एक बहुत 25 साल कुछ पहले एक बहुत भले इंसान मेरे साथ एक पीएचडी किया। उसमें क्या इस्लाम और भारतीय संस्कृति के ऊपर काम हुआ। तो जो संस्कृति है, उनका पीएचडी थीसिस में ये था कि इस्लाम भारत में आके कैसे भारतीय बन गया। इन शॉर्ट में यही कह रहा हूँ, इस्लाम भारत में आके वो भारतीय मज़हब बन गया, और उनको फिर दूसरा जगह का कोई रिलीजन से इतना कुछ लेना देना नहीं है सिवाय फेथ का। तो ये 25 साल 26 साल पहले की बात है।
जो ये थीसिस मैंने करवाया, मेरा सुपरविजन में हुआ। तो संस्कृति है जो भारत को जोड़ के रखता है, और वो संस्कृति तो रहेगा हमेशा। तो मोहम्मद अली सोचा कि वो देख नहीं पाया संस्कृति, और वही गलती उन्होंने फैलाया। और आज का जो पाकिस्तान का स्थिति है कि वो भूल गए उनका संस्कृति। बहुत कुछ बचे होंगे, पर अंडरलाइंग, अंदरलीन, गुप्त रूप से, लेटेंट बोलता है कुछ अंग्रेजी में, पावरफुल नहीं है, लेटेंट है। तो रहता है पर अब पता नहीं चलता आपको। आप संस्कारी है, कई हद तक आपका भारत का संस्कृति द्वारा ही आप जीवित रहते हैं, तभी तो कई चीज़ आपको अनुभव होता है खुद, पर उसके बारे में आप जानते नहीं हैं, अनजान है कि आपको किसी ने दिखाया नहीं, किसी ने सिखाया नहीं। जो भारत में मुसलमान रहे उस समय, जो 19वीं सेंचुरी शुरुआत में, उससे पहले 1857 में, उनको नहीं मालूम पड़ा तो आपको कैसे पड़ेगा। तो यही मोहम्मद अली का कंट्रीब्यूशन है, जो भारत का मुसलमान से, भारत से अलग करने के लिए, और धीरे धीरे जा कर के ये बना एक पाकिस्तान। और कुछ अच्छा नहीं हुआ पाकिस्तान में, कुछ आज तक अच्छा नहीं हुआ। देखिए 3 पैरेलल एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है आपका वहाँ। एक तो सो कॉल्ड डेमोक्रेसी, दूसरा ये फौज बस अपना जगह है, पता नहीं फौज हैज़ टू कम अंडर सिविल गवर्नमेंट, वो नहीं। और तीसरा मौलवियों के राज, कोई किसी का बात नहीं मानता, सब अपने अपने जगह चले गए। तो आप सुखी कैसे रहोगे, सिस्टमेटिक कैसे होंगे, तो लॉ एंड ऑर्डर कैसे रहेगा। हर कोई मनमानी करेगा, ऊपर से चोरी करेगा तो दुनिया भर का सब चोरी करेगा। थोड़ा सेल्फलेसनेस सीखा करो। उपनिषद में एक मंत्र है, तेन त्यक्तेन भुंजिता। तो जो भी आप अनुभव करेंगे जिंदगी में, जो भी आप स्वीकारेंगे, वो त्याग मनोभाव से स्वीकार कीजिए। एक उदाहरण मैं देता हूँ जो सामने है मेरा। ये जो जॉन लॉक अंग्रेज है, रूसो, ये लोगों ने, इत्यादि कुछ लोगों ने एक थियरी बनाया कि सोसाइटी का रूपीकरण कैसे हुआ। पॉलिटिकल साइंस वाले तो पढ़ते हैं सब, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी। वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी में यही कहा जाता है कि एक इंसान दूसरे इंसान के साथ कॉन्ट्रैक्ट में इंगेज हो जाता है, ताकि वो अपना कुछ फ्रीडम सरेंडर करता है, वो दूसरे लोग भी अपना कुछ फ्रीडम सरेंडर करता है, सबका भलाई के लिए, म्यूचुअल बेनिफिट के लिए। एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करके, एक कॉन्ट्रैक्ट बना करके समाज बनाता है सबका भलाई के लिए। यही है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी, और रोसा का हो या जॉन लॉक हो, जो जिन का भी हो। और उस सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी के बारे में बाद में ये अपना गुरुजी ना, पूजनीय गुरुजी माधव सदाशिव गोलवलकर, उन्होंने एक टिप्पणी दिया। वो कहता कि भारत का समाज कोई कॉन्ट्रैक्चुअल नहीं है। बड़ी अच्छी बात है, मुझे पढ़ के बड़ा अच्छा लगा। भारत का समाज कोई कॉन्ट्रैक्चुअल नहीं है, भारत का समाज त्याग के ऊपर बना है। उन्होंने तो लिखा नहीं अबाउट उपनिषद के बारे में, त्यक्तेन भुंजिदा लिखा तो नहीं है, उनका मन में तो ज़रूर है, होना चाहिए, होता भी है। हमारा जो रिलेशन है ना, इंटरपर्सनल रिलेशन भारत में, वो त्याग मनोभाव से है, त्याग करके कुछ करता है। तो त्यक्तेन भुंजिदा, त्याग से अनुभव करो। तो त्याग, उसे अंग्रेज में सैक्रिफाइस करना सही नहीं होगा, इसलिए मैं त्याग को त्याग ही बोलूँगा। त्याग हमारा हर चीज़ का एक बुनियाद बन जाता है, बेसिस बन जाता है। तो ये त्याग मनोभाव आप पाकिस्तानियों में भी होंगे, होना तो चाहिए। खूब त्याग मनोभाव आप में है। वो कहाँ से आया? वो भारतीय संस्कृति का देन है। तो ये नहीं कि आप भारतीय संस्कृति एकदम भूल नहीं सकते, आप में है, पर मैनिफेस्ट होने का अवसर नहीं है।
आपका अवसर, और आपको ऊपर जो रिलीजन का भारी पड़ना और रिलीजन का द्वारा आपको आंखों बंद करना, वो घोड़े का आंख के सामने जो रखता है ना वही रखना, आपको कुछ दिखाता नहीं, विशाल नहीं बनाता आपको। अब देखिए, एक ज़माने में जो कई इस्लामिक नेशन जो आज का है, वहाँ के लोग रहते कैसे थे? बहुत स्वतंत्र थे। बट इस्लामाइजेशन के बाद तो कई लोग, मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि हर नेशन का इज्जत करना हमारा धर्म होता है, हम करते भी है, और हर नेशन का हम रेस्पेक्ट करते हैं क्योंकि नेशन में जो इंसान रहते हैं, चंद लीडर्स होंगे जो कुछ गड़बड़ करते तो है, पर वहाँ का कॉमन मैन, उनका क्या कसूर है भाई? वो वहाँ जन्मा तो वही उनका कसूर है। तो उनका भावना को हम ठेस नहीं बिल्कुल पहुँचाएंगे। तो कई इस्लामिक नेशन जो आज का है, एक ज़माने में वो लोग इतना स्वतंत्र थे, तरक्की बहुत कर रहे थे कि उनका ऊपर कोई ये रिलीजन वाला पाबंदी नहीं थे, रिलीजन वाला कट्टरता नहीं थे, तो आपका हाथ पैर बांधे नहीं थे, आप फ्री थे। कपड़ा पहनने से लेकर के सोच विचार और लिखने तक। आप देखिए, जो लिखने का बात हुआ था, सडनली याद आया, मैं बता भी दूंगा कि एक ज़माना ऐसे था जो 1917 जो लेनिन का द्वारा जो हुआ बोल्शेविक रेवोल्यूशन का पहले की बात है। वो रूस में, रशिया में उनका साहित्य देखिए, उनका लिटरेचर देखिए, क्या क्लासिक लिटरेचर रहा। नाम देखिए, टॉल्स्टॉय का तो नाम पता ही होगा आपको, तुर्गेनेव, एंटन चेखोव, और तो और ये फायदर दोस्तोयेव्स्की और अलेक्जेंडर पुश्किन, ये कितने महान महान राइटर्स थे रशिया में उस समय। पर कम्युनिज्म आने से उनका जो क्रिएटिविटी है ना, सर्गात्मकता कहता हम संस्कृत में, उनकी जो क्रिएटिविटी है ना, उसको खा गया कम्युनिज्म, ख़त्म कर दिया, इंसान से उनको यंत्र बना दिया। बना दो, फ्रैंकेनस्टाइन्स बना देता है कम्युनिज्म इंसान को, या कोई भी ऐसे कट्टरपंथी सोसाइटी आदमी को मशीन बना देता है। तो वही हुआ। अब देखिए 1917 रेवोल्यूशन के बाद कितना लिटरेचर, कितना साहित्य, कितना रचनाएं हुए रशिया में, बहुत कम। एक बेचारा कुछ लिखा, अलेक्जेंडर सोल्जनित्सिन, जिन्हें भाग जाना पड़ा रशिया से अमेरिका। तो ये कम्युनिज्म का एक खोट है। ठीक जो जो कम्युनिज्म में खोट दिखता है ना, वो सारी का सारी खोट इस्लाम में भी दिखता है। रिडक्शनिज्म बहुत है। आप खुद का एक माइंड का एक फ्रेम बना के जाओ, जो भी चीज़ सामने आएगा उसी फ्रेम में डाल देता है और दबा देता है। कहाँ स्वतंत्रता है, कहाँ फ्रीडम है? वहाँ आपको सिखाया जाता कि पाकिस्तान आज़ाद हुआ। अरे पाकिस्तान आज़ाद पहले थे। अंग्रेज़ों के ज़माने में भी भारत में जितना भी स्वतंत्र था, जो आज़ादी का था, आप इस्लाम उर्दू में, भारत का जितना स्वतंत्रता हिंदुओं का था उतना तो मुसलमानों को भी था। पर पाकिस्तान बन के और ज़्यादा गुलाम हो गए, ज़्यादा गुलाम हो गए। अब फ्रीडम ही नहीं रहे तो क्रिएशन कहाँ से होगा? और क्रिएशन नहीं होगा तो बस आप जाहिलियत तक जाएंगे। पीछे पीछे समय में पीछे जाने के लिए आपके लिए कोई अवार्ड देना चाहिए। पीछे चले जाता है समय से पीछे चले जाता है। अरे बढ़ना तो आगे चाहिए, पर जाते तो पीछे। और सोच विचार रखते हैं कि भाई हम चांद में पहुंच जाएंगे। क्या नौटंकी बना के रखा कि आपका सैटेलाइट चले गया ऊपर। अरे आप खुद बना कर भेजना ना, कौन रोकता आपको? सहायता करने के लिए बहुत सारे लोग हैं। अगर नेकी के साथ हो तो हम ही सहायता करेंगे, या तो खुद बना सकते हो, अपने लोग हैं, आप में क्षमता रहेंगे, रहना तो चाहिए, पर दबा के रखा तो कुछ नहीं होगा। अपना से अपना पैर में खड़े होने के लिए सीखो। तो पाकिस्तान का जो स्थिति है आज का, उसका कल्प्रिट्स, कसूरवार, दोषी, आपको मैक्सिमम आपके पीढ़ियों को डिस्ट्रॉय करने वाले, उनका लिस्ट में 6th ने मोहम्मद अली का आता है। वो कम्युनिस्ट भी था और
ये अलगावादी भी था, तो कम्युनिस्ट अलगावादी होता ही होता। वो कहने के लिए कम्युनिस्ट इंटरनेशनल गाना वाना गाता है, फर्स्ट इंटरनेशनल सेकंड इंटरनेशनल कहानी बोलता है। कम्युनिस्ट का कहानी करने में तो कोई ज़्यादा ताल्लुकात नहीं है। तो यही है अलगावाद, कम्युनिस्ट दोनों अलगावाद है। तो आपसे है, आपको हमसे अलग किया और क्या पाया। तो सिक्स्थ कल्प्रिट जो है मोहम्मद अली है, जिन्होंने पहला अंग्रेजी जर्नल, इस्लाम अंग्रेजी जर्नल बनाया, कॉमरेड नाम का। देखिए नाम ही क्या दिया, बड़े इंटरेस्टिंग बात है। चलिए फिर एक और कसूरवार को लेके मैं आपके सामने आ जाएंगे। तब तक नमस्ते, जय भारत, जय श्री राम।